हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। मीन्स हम अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं तो उससे पहले हमको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना पड़ेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट की हेल्प से ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैलेंसी सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं आ पाता है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूं। सपोज करो ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये एटम के कुछ सेल हैं और ये वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंसी सेल इस न्यूक्लियस के से अट्रैक्ट होता है। तो जब वैलेंसी सेल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है तो वैलेंसी सेल के ऊपर जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था उतना अप्लाई नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीजन है कि अंदर वाली ये जो सेल है इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये रिपल्सन कर रहे होते हैं। मींस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन है इस पर दो तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहे होते हैं। वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस की तरफ से लग रहा है, जो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो डिफरेंट सेल में है ये इसको बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। तो अगर सपोज करो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर ज्यादा तेजी से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, ज्यादा ताकत से खींचा जाता। लेकिन बीच के इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है जो इसको धक्का दे रहे हैं, इसको रेपेल कर रहे हैं, तो इसकी रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो रिलेटिवली कम हो गया। तो जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लग रहा है इसे ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर एक्चुअल में जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का दे दिया। अगर सपोज करो 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं तो 10 प्रोटॉन का चार्ज इस वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगेगा बल्कि उससे कुछ कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, जो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया इसे हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, और जितने अमाउंट में कम हो गया उसे हम शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। कि सपोज करो किसी न्यूक्लियस के पास सपोज करो किसी न्यूक्लियस के जरिए किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्चुअल चार्ज लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट को कम करने के बाद जो चार्ज लग रहा है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं और जेड स्टार के जरिए या जेड डॉट के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जेड से थोड़ा सा कम होता है। कितना कम होता है? सपोज करो उसको हमने सिग्मा बोल दिया कि ये सिग्मा कम होता है कि किसी न्यूक्लियस में अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन का चार्ज पूरा का पूरा नहीं लगेगा, उसमें से कुछ कम हो जाएगा और जो चार्ज कम हुआ दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहेंगे। तो न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीन की तरह या पर्दे की तरह वर्क करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंसी सेल और न्यूक्लियस के बीच में स्क्रीन का काम करते हैं और इस स्क्रीन की वजह से न्यूक्लियस का पूरा फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लग पाता है। तो इस इफेक्ट को हम स्क्रीन की तरह वर्क कर रहे हैं इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ये चार्ज को शील्ड कर रहा है इसलिए इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और जितना फोर्स कम हो रहा है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जितना चार्ज लग रहा है एक्चुअल में बचा रह गया है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी समझा सकता हूं जो मैंने पहले से कुछ फिगर बना के रखा हुआ है। ये न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन प्रेजेंट है, मींस ये न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इसे हम कहते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा चार्ज इस वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लग पाता है। ये न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट सेल या कहें हमने वैलेंसी सेल कहा है और इसको हम nth सेल भी बोल सकते हैं। तो nth सेल के ऊपर न्यूक्लियस का कितना चार्ज लगेगा ये हमको कैलकुलेट करना है और जो एक्चुअल चार्ज लगेगा दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इस पर चार्ज कम क्यों हो गया है इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ सेल होती हैं।
जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करते हैं। सेम चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कर रहा है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने nth सेल भी नाम दिया है, क्योंकि किसी भी सेल को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम nth सेल कहते हैं। उससे अंदर वाली सेल को n-1 सेल कहते हैं, उससे अंदर वाली सेल को n-2 कहेंगे, उससे अंदर वाली सेल को n-3 एंड सो ऑन। तो जो हमारी टेस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिस सेल में प्रेजेंट है, वो वैलेंसी सेल है। सपोज करो वो सबसे बाहर वाली सेल है। वो जरूरी नहीं है कि वैलेंसी सेल भी हो, हम इस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बगैर सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमको सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना होता है। तो न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल, हमने एक वैलेंसी सेल कंसीडर किया है, और वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में दो तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। दूसरा इन इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स कर रहा है, वर्क कर रहा है। मींस न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे होंगे। तो न्यूक्लियस जितनी ताकत से खींच सकता था, जितनी स्ट्रेंथ, जितनी पावर के साथ खींच सकता था, उस पावर में थोड़ी सी कमी आ गई। उसका जो न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर लगने वाला था, उसके अंदर थोड़ा सा कमी आ गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहे हैं। तो जितनी कमी हो गई, और कमी होने के बाद जो एक्चुअल चार्ज आया, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसे हमने नाम दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन के चार्ज से थोड़ा सा कम होता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगा रहे हैं, और जितना कम हो जाता है उसे हम सील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, और सिग्मा के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको न्यूक्लियर चार्ज में से सिग्मा माइनस करना पड़ेगा, तब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमको सील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाए तो हम न्यूक्लियर चार्ज में से इसको माइनस कर देंगे, और हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारा पहला टास्क है कि हम सिग्मा को कैलकुलेट करें, जिससे कि न्यूक्लियर चार्ज में से सिग्मा को माइनस कर देंगे और हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस सील्डिंग कांस्टेंट। न्यूक्लियर चार्ज माइनस सील्डिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं सील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। तो हमारा पहला टास्क हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ सील्डिंग कांस्टेंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो अगर हमारे पास सिग्मा आ गया तो हम जेड स्टार को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार इक्वल होगा जेड माइनस सिग्मा। तो हमारा पहला टास्क आएगा कि हम सिग्मा को कैलकुलेट करें। सिग्मा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जब सिग्मा मीन सील्डिंग कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है, तो एस और पी इलेक्ट्रॉन को का सील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने का अलग रूल है, डी और एफ इलेक्ट्रॉन के रूल अलग होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। शुरुआत हम करते हैं जो कॉमन रूल है। तो सबसे पहले चाहे हम एस या पी का सील्डिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं या डी और एफ इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हैं? हम इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, मीन्स s और p का एक ग्रुप बन रहा है। 4s 4p 4d और 4f। तो f और d का ग्रुप अलग अलग बन रहा है,
डी का अपना एक ग्रुप बनता है, एफ का अपना एक ग्रुप बनता है और एस और पी का अपना एक ग्रुप बन जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं, अंदर से बाहर के ऑर्डर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो अंदर से बाहर के ऑर्डर में है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अबाउ रूल के हिसाब से होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस रूल के हिसाब से होता है। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो इस ऑर्डर में होते हैं। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले रीअरेंज करके लिखना है। इसके बाद अब हम सिग्मा कैलकुलेट करना सीख रहे हैं एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए सीख रहे हैं? एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो पहली बात है कि एस पी में जिस किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज करो हमें इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर हमने ग्रुप बना दिए एस और पी के, इस ग्रुप के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं। इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट करना चाहता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनका शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, केवल लेफ्ट हैंड साइड वालों का कैलकुलेट किया जाएगा, राइट हैंड साइड वालों को छोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे और आपके बीच में अगर कुछ बच्चे आ जाते हैं, सपोज करो एक बच्चा आके खड़ा हो जाता है, तो आप मेरे को उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा आपके पीछे खड़ा होता है तो मुझे आप बड़े आसानी से देख पाएंगे, पीछे वाला बच्चा आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। आपके पीछे अगर 10 बच्चे खड़े हो जाते हैं तो मेरे और आपके बीच में कोई बच्चा नहीं है, तो आप मुझे बड़े आसानी से देख पाएंगे, और पीछे वाला जो बच्चा है वो आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, या सैकड़ों की संख्या में लोग हों, वो आपको मुझे देखने से अवरोधित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। मीन्स आपके बीच में और मेरे बीच में स्क्रीन की तरह वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को के लिए शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये राइट हैंड साइड वाले बाद वाले इलेक्ट्रॉन इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, केवल ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका खुद का कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जैसे आप और मेरे बीच में कोई बच्चा नहीं है, तो मैं खुद इंटरफेयर नहीं करूंगा आपको देखने के लिए, आप तो मुझे स्पष्ट क्लियर देख पाएंगे। तो मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट या आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, जो बीच में बच्चे होंगे उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्क करेगा। ठीक ऐसे ही है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का कोई इंटरफेयर उसके अंदर नहीं होगा। मीन्स आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद न्यूक्लियस से टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें क्या रूल है? सबसे पहले जिस ग्रुप के लिए आप इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनका 0.35 स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए ये बता रहा हूं कि जिस ग्रुप के लिए, अगर इस ग्रुप का है या इस ग्रुप का है या इस ग्रुप का है या इस ग्रुप का है, जो इलेक्ट्रॉन है जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसके लिए शील्डिंग इफेक्ट, उसका शील्डिंग इफेक्ट नहीं निकालेंगे, बचे रह गए इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कितना होगा? 0.35 होगा। n-1 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसके लिए निकालना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो n-1 माने जाएंगे। n-1 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट 0.85 होगा। n-1 मीन्स अगर आप 4s या 4p में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 3s 3p 3d सारे इलेक्ट्रॉन का मिला के हर इलेक्ट्रॉन के लिए, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 होगा। सपोज करो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे? 0.85 इंटू 18, तो n-1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आता है शील्डिंग कांस्टेंट के लिए 0.85। n-2 एंड बाकी n-2 से लेके जितने भी अंदर वाले हैं ये सारे के सारे n-2, n-3, n-4, n-3, n-4 जो भी हैं, जितने भी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1.0 आता है। उनका कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1.0 आता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिस ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 0.35, उससे अंदर वाली सेल n-1 का जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन का 0.85, और उनसे अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन है उनका 1.0 है। एक और बात है कि सपोज करो
वो 1s इलेक्ट्रॉन है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? 1s इलेक्ट्रॉन है। और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक के लिए आप सीलिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, सीलिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो सिर्फ दूसरे का सीलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट किया जाएगा और वो होगा 0.30। तो केवल 1s के लिए सीलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.30 होती है। रेस्ट सब के लिए 0.35 होती है, जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। n-1 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 होती है और n-2 और उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 होती है। तो ये s और p इलेक्ट्रॉन के लिए रूल है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप जिस इलेक्ट्रॉन का सीलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं s और p में से, उस ग्रुप के टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.35 रहेगा। मींस जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.35। अगर वो इलेक्ट्रॉन 1s का है तो 0.30 यूज करेंगे। रेस्ट सारे 1s 1p के सारे ns np के लिए ये 0.35 होगा। n-1 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 होगा और n-2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 होगा। इस तरह से हम sp इलेक्ट्रॉन के लिए सीलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल के जरिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डी और एफ के लिए भी आपको बता दूं। डी और एफ के लिए जो रूल है वो कैसे है? डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे है रूल? डी और एफ के लिए है कि सपोज करो वो इलेक्ट्रॉन इस डी में है या इस एफ में है या इस डी में है, जिस किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 होता है। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप का होता है 0.35। अब वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन का खुद का कंसीडर नहीं करते, बाकी बचे रह गया का 0.35 यूज करते हैं। और रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बचे रह गए हैं, रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन, उनके लिए 1.0 होता है। कोई रूल नहीं, बस इतना है। जिस ग्रुप के लिए आपको, जैसे 4d के लिए आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो 4d के लिए 0.35 रहेगा और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू 1.0 रहेगी। तो इस तरह से हम सीलिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूं। मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं, मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैंने एक प्रॉब्लम आपको देनी है कि नाइट्रोजन 7 के वैलेंसी सेल के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, नाइट्रोजन 7 के वैलेंसी सेल के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप सीलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन 7 हो गया। तो हमने इसको ग्रुप बनाया, किस तरह से लिखा? ये इसी जगह बना देते हैं क्योंकि सेम इसी तरह का रहना है। और मुझे बैलेंसी सेल के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा कैलकुलेट होगा, बैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिस ग्रुप का है उसके हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 होता है। अगर वो 1s ग्रुप नहीं है और अगर वो 1s ग्रुप है तो जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन है उसका 0.30 कंट्रीब्यूशन होता है। तो 5 में से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 का कंट्रीब्यूशन हो गया 0.35 प्लस बाकी बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन का 0.85। तो 0.85 वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.35 वाले कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको सम कर दें तो ये कितना आएगा? 1.4 आएगा और प्लस ये कितना आएगा? 1.7 आएगा। तो ये दोनों को सम करके 3.10 आ जाएगी। तो सिग्मा की वैल्यू नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू आई 3.10। अब हमको जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव ऐसे लिखे हैं या फिर जेड स्टार करके लिखे। तो हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, वो कैसा आएगा? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है? नाइट्रोजन के लिए जेड 7 है और सिग्मा की वैल्यू है -3.10। तो ये कितना आने वाला है? ये 3.90 आने वाला है। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जेड इफेक्टिव वर्क करेगा वो 3.90 वर्क करेगा और जो सिग्मा की वैल्यू आएगी, ये जो सिग्मा हमने कैलकुलेट किया है वो 3.10 वाला है। तो इस तरह से हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए
सीडी कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, हम जिंक को कंसीडर कर लेते हैं। कैलकुलेट, और इसके लिए प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं, सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव फॉर 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक एटम। तो जिंक एटम के लिए 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव और सिग्मा कैलकुलेट करना है, और 3d इलेक्ट्रॉन के लिए भी जेड इफेक्टिव और सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि जिंक 30 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका? जिंक का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसको हमने रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया, अंदर से बाहर के ऑर्डर में। अब हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, तो एक है टेस्ट इलेक्ट्रॉन, रेस्ट एक बचा रह गया, उसका होगा 0.35 इंटू 1। एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसका हम सिग्मा कैलकुलेट नहीं करते, बचे रह गए इलेक्ट्रॉन का 0.35 हो गया। ये जो सेल है ये है n-1 सेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस और 18 इलेक्ट्रॉन का n-1 सेल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 0.85 इंटू 18। रेस्ट बचे रह गए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन n-2 और अंदर वाले हैं, ये कितने हैं? 6, 8 और 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 1.0 इंटू 10। तो इस तरह से हम सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो सिग्मा की वैल्यू है, जरा कैलकुलेट करके बताएं ये कितनी आ रही है सिग्मा की वैल्यू? ये आएगी 25.65। सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? 25.65 आ गई। अब इसके लिए हम जेड इफेक्टिव निकालें। जेड इफेक्टिव को ऐसे भी लिख सकते हैं और जेड स्टार बना के भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा जेड माइनस सिग्मा। जिंक के लिए जेड की वैल्यू होती है 30 माइनस सिग्मा की होगी 25.65। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 25.65 है तो 0.35, ये 4.35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.35 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव 4.35 आ रहा है। 4s के लिए जेड इफेक्टिव आया 4.35। और इसके बाद अब हमको 3D के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। थ्री के लिए तो सिग्मा फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। 3D इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है तो 3D इलेक्ट्रॉन ये हुआ, ये इसमें एक 10 में से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन, उस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के ग्रुप का कंट्रीब्यूशन 0.35 इंटू 9 आएगा। 0.35 इंटू 9, क्योंकि 10 में से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, 9 के लिए निकालेंगे और उसमें से हर का कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा, प्लस 1.0 वाले बाकी बचे रह गए 8, 16 टू 18, तो इंटू 18 आ जाएगा। तो 0.35 इंटू 9 ये हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप का, प्लस बचे रह गए सभी इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 इंटू 18, क्योंकि डी और एफ के लिए अलग अलग रूल होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें सिग्मा बताएं कितना आएगा, कैलकुलेट करके जल्दी बताएं। तो ये आएगा 21.15 के अप्रोक्स आएगा। कितना आएगा? 21.15 आएगा। अब इसके बाद हमको जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव और जेड स्टार कैसे ही बनाएं? जेड माइनस सिग्मा आ जाएगा। जेड है 30 माइनस सिग्मा की वैल्यू आई 21.15, तो सॉल्व करके ये 8.85 आ जाएगा। वैल्यू कितना आएगा? 8.85। तो जेड इफेक्टिव जो डी इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा वो 8.85 आएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि जिंक के एटम में
3d इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, 3d इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं 4s से, क्योंकि 4s का जेड इफेक्टिव आ रहा है 4.35 और जबकि 3d के लिए जेड इफेक्टिव आ रहा है 8.85। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जेड इफेक्टिव s पर ज्यादा आएगा या 3d पर ज्यादा आएगा। इसके बाद मैं इसको इरेज करके कुछ एग्जांपल और कराने वाला। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और टॉप टू बॉटम आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्रॉक्स लगभग सेम रहता है। तो इसकी वजह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी में डिफरेंट इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी को और उनके वेरिएशन को, उनकी जो पीरियोडिसिटी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस छोटी होगी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है जिससे कि एटॉमिक रेडियस छोटी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की या कहें कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी प्रॉपर्ली है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट इट इज द टेंडेंसी टू गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से डिफरेंट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं और उनकी पीरियोडिसिटी है इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हम पहले समझने की कोशिश करें कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से बढ़ रहा है। हम सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन है उसको सबसे पहले हम देखकर समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 1s2 2s1। इसमें दो ग्रुप बन गए। इसमें अगर हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या करें, हम यहां पर सिग्मा कैलकुलेट करें, इस जगह ये स्पेस छोड़ देते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और यहां अगर हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसमें सिग्मा कितना आएगा, ये हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है उससे अंदर वाली सेल में, मींस n-1 वाली सेल में, और n-1 का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0.85 होता है। तो ये हो जाएगा 0.85 इंटू 2। तो ये सिग्मा की वैल्यू आएगी 1.7। पहले हम सिग्मा निकालते हैं, इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। कुछ का सिग्मा निकालने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे और फिर आगे हम सिग्मा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसे निकालते जाएंगे। लिथियम के बाद बारी आती है किसकी, बेरिलियम की। बेरिलियम 4 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है उसके इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35 होता है। तो इसके लिए सिग्मा हो जाएगा सिग्मा इक्वल 0.35 इंटू 1 प्लस 0.85 इंटू 2। तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2.05 ये वैल्यू आने वाली है। ऐसे ही बेरिलियम के बाद बोरोन देखते हैं। बोरोन 5 1s2 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बोरोन का 1s2 2s2 2p1। सिग्मा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो सिग्मा की वैल्यू, इसमें ये ग्रुप है टेस्ट इलेक्ट्रॉन वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मींस 0.35 कंट्रीब्यूशन करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इस बार 2 हो गए इंटू 2 प्लस इससे अंदर वाली सेल है वो n-1 वाली सेल है जिसका कंट्रीब्यूशन n-1 वाली सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85 होता है। तो 0.85 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2.40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.40 हो जाएगा। बेरिलियम के बाद बोरोन और बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। सिग्मा कैलकुलेट करें। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है जिसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा 3 इलेक्ट्रॉन है, मींस 0.35 वाले कंट्रीब्यूशन वाले 3 इलेक्ट्रॉन है इंटू 3 प्लस 0.85 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.75 आ जाएगा।
कार्बन के बाद नाइट्रोजन N7, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। तो आप भी सिग्मा निकालते चलिए, मेरे से पहले निकालें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले सबके लिए सिग्मा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लें। तो सिग्मा की वैल्यू होगी 0.35 और इस बार 0.35 कंट्रीब्यूशन वाले टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, तो उसमें से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूशन करेंगे प्लस 0.85 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 3.10। सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.10 है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है 8, 1s2 2s2 2p4, सिग्मा होगा 0.35 इंटू 5, बार बार एक ही बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्लस 0.85 इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी 3.45। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.45। फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5, इसके लिए अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करें तो 0.35 इंटू 6 प्लस 0.85 इंटू 2, ये वैल्यू आएगी, देखिए कितनी आ रही है? 3.8 आ रही है, 3.8 आ रही है। और इसके बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन भी देख सकते हैं, नियॉन 10, वो हो जाएगा नियॉन 10 का 1s2 2s2 2p6। सिग्मा कैलकुलेट करें तो 0.35 इंटू 7 प्लस 0.85 इंटू 2, ये वैल्यू आएगी 4.15। क्या वैल्यू आ गई इसकी? 4.15। तो इस तरह से हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का सिग्मा कैलकुलेट किया है। सिग्मा के बाद अब हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या करेंगे? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव आएगा जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड माइनस सिग्मा हमको कैलकुलेट करना है, यहां पे लिख लेते हैं जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो जेड की वैल्यू 3 है, इसमें से 1.7 अगर हम माइनस कर देंगे, 1.7 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1.3 आ जाएगी। 1.7 माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई 1.3। ऐसे ही अगर हमने 4 में से, एटॉमिक नंबर 4 में से 2.05 को अगर माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.95। ठीक ऐसे ही अगर हमने इसके लिए जेड की वैल्यू 5 है, 5 में से अगर 2.40 को माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 2.60। ऐसे ही 6 में से अगर हमने सिग्मा माइनस कर दिया, जेड की वैल्यू कितनी है? जेड माइनस सिग्मा लिखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से इसको मैं लिख दूं, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है? कार्बन के लिए 6 है, 6 में से 2.75 अगर हम माइनस करेंगे तो 3.25 आ जाएगा, 3.25 आ गया। ऐसे ही 7 में से अगर 3.10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.9 आ जाएगा। तो ये जेड इफेक्टिव की वैल्यू आती जा रही है। हम आगे भी इसको बढ़ाएं तो 3.9 के बाद 4.55, इसके बाद 3.8 माइनस किया तो 5.20, और आगे है 5.85। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू टॉप टू बॉटम आने पर ग्रेजुअली कैसी होती जा रही है। ये टॉप टू बॉटम नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट है, यहां पर टॉप टू बॉटम है, तो ये बढ़ती जा रही है। मींस अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाती है, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी, एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी। इस तरह से वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम किसी एक ग्रुप की बात करें, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर क्या है, ये भी हटा दूं। फर्स्ट ए ग्रुप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप में है लिथियम, सोडियम 23, पोटेशियम 11, पोटेशियम 19। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम।
तो इसके अंदर अगर हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इनके लिए हम सबके लिए पहले सिग्मा कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम का सबसे पहले हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए अगर हमने सिग्मा कैलकुलेट किया तो सिग्मा कितना आएगा? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, 1.7 आया था। इसके लिए अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं तो हम वैलेंसी सेल के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वैलेंसी सेल में सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0.35 कंट्रीब्यूट करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सीधा क्या आ रहा है? 0.85 वाले आ रहे हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1.0 वाले 2 इलेक्ट्रॉन है। 1.0 वाले 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक ऐसे ही अगर क्यों 0.35 वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0.85 वाले 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये n-2 और उससे अंदर वाले कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1.0 वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.85 कंट्रीब्यूट करने वाले 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर अगर हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 0.35 वाला कोई नहीं है, 0.85 वाले कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1.0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इंटू 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हमने सिग्मा चेक कर लिया कि इसका ग्रेजुअली देखते जाएंगे सिग्मा बढ़ता जाएगा। तो अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करें इसके लिए जेड इफेक्टिव की बात करते हैं तो आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करें। लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू 1.3 लिखी हुई है पिछली वाली ही, तो लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव 1.3 आएगा। सोडियम के लिए जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 2.2 आएगा। पोटेशियम का भी जेड इफेक्टिव 2.2 आएगा। रुबिडियम का भी जेड इफेक्टिव 2.2 आएगा। सीजियम का भी 2.2 आएगा और फ्रेंसियम का भी 2.2 आएगा। तो इस तरह से अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो हम देखें कि जेड इफेक्टिव के अंदर मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई एप्रिशिएबल चेंज देखने को नहीं मिलता, कोई मेजरेबल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी उसी हिसाब से चेंज होती है। मींस एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ गई, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया। एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो वेरिएशन हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे जेड इफेक्टिव से अफेक्टेड है। मींस जेड इफेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए, और इनकी पीरियोडिसिटी मींस इनका जो ऑर्डर है कि किस तरह से कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो पीरियोडिसिटी को डिसाइड करने में भी जेड इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।